नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 अप्रैल 2023 की डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में दोस्तों आपका स्वागत। अब देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों मैं आपको केवल एडिटोरियल एनालिसिस बताने वाला हूं। करंट अफेयर्स की आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो विनीत सर आपके लिए लेके आएंगे। विनीत सर वीडियो बना रहे हैं, जल्दी अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो को आने में भी थोड़ा लेट हो गया है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि काम बहुत सारा होता है और समय मिल नहीं पाता, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूं। वैसे सुबह 11 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाती है, कभी कभी डिले हो जाती है, तो वीडियो अगर समय पे ना मिले तो समझ जाइए शाम तक आ ही जाएगी। करंट अफेयर्स विनीत सर अवेलेबल करवा देंगे। मैं एडिटोरियल्स यहाँ पे आपको बताऊंगा और 4 एडिटोरियल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। कार्बन एमिशंस के ऊपर प्राइस पुटअप करना यहाँ पे क्यों जरूरी है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात की गई है। ओवरऑल अलग अलग देशों के लिए क्या कार्बन प्राइसेस को इंपोज करने की बात की जा रही है, इससे होगा क्या। इंडिया के अंदर ऑलरेडी पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज्यादा हैं, तो वो क्यों नहीं लोगों को रोक पा रहे हैं एमिशन कम करने से। इन सब चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, अच्छी अप्रोच बताई गई है। फिर इंडिया के अंदर लोगों को अपना सॉल्ट इनटेक कम करने की जरूरत क्यों है, इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और हाइपरटेंशन के चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कर्नाटका के अंदर काउ विजिलेंटिज्म को लेकर एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। और फिनलैंड में जो सरकार है वो बदल गई है। जो सोशल डेमोक्रेट्स की सरकार थी वो हार गई है, सना मरीन की। तो इतने अचीवमेंट्स के बाद भी वो सरकार क्यों हारी, क्यों यहां पे फिनलैंड के अंदर आप कह लो दूसरी पार्टीज जीत रही हैं, ये पूरा का पूरा लॉजिक हम समझने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना के अंदर टीडीपी वर्सेस वाईएसआर पार्टी के रिस्पेक्ट में पॉलिटिकल स्टॉर्म चल रहा है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल इसलिए मैं यहां पे स्किप कर रहा हूं। और एक आर्टिकल कोविड-19 के डाटा इंटरप्रिटेशन को लेके है, तो इसमें भी ओवरऑल बीमारी के फैलाव के रिस्पेक्ट में डाटा इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे उतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, तो 4 मोस्ट रेलेवेंट आर्टिकल मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की नोटिफिकेशन और पीपीटी दोनों आपको मिल जाएगी। रैमपेज वर्ड ऑफ द डे सर खुद अपनी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए सीधे एडिटोरियल्स पे जंप ऑन करते हैं। टाइम टू पुट अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन। लिखा किसने आर्टिकल? विनोद थॉमस साहब ने लिखा है। इन्होंने किताब लिखी है रिस्क एंड रेजिलियंस इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो हवा हो, फॉरेस्ट हो, उसका एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करते हैं अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप कर रहे हो, बट उसकी एक कॉस्ट होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की एक प्राइस होनी चाहिए। अगर आप रिलेंटलेस तरीके से कार्बन का एमिशन करते जाओगे, क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करते जाओगे इन द नेम ऑफ जीडीपी डेवलपमेंट, तो आगे आने वाले समय में कभी ना कभी इसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ेगा। किस प्रकार का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है? तो ये इंटरस्टेलर जैसी मूवी में एक स्नो पियर्सर करके आपका एक शो आया है नेटफ्लिक्स पे, इन सब चीजों में दिखाया गया। साइंस फिक्शन मूवीज में भी इस टॉपिक को क्लियर किया जा रहा है। तो अब इस रिस्पेक्ट में इंडिया के पास G20 की मेंबरशिप है। कैसे क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने में इंडिया मदद कर सकता है? तो एक ऑप्शन है कार्बन प्राइसिंग। डीकार्बोनाइजेशन के लिए आप कार्बन प्राइसिंग को रिजॉर्ट करो। 3 तरीके हैं यहाँ पे कार्बन प्राइसिंग को इंप्लीमेंट करने के बताए जा रहे हैं। या तो आप एक कार्बन टैक्स को डोमेस्टिकली स्टैब्लिश कर दो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया और सिंगापुर में किया गया है। या फिर आप एक एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करो, जैसे यूरोपियन यूनियन और चाइना में किया जा रहा है। या फिर कार्बन कंटेंट के इंपोर्ट के ऊपर आप एक इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन बात कर रहा है। तो ओवरऑल कोई भी नॉन सस्टेनेबल, नॉन रेन्यूएबल प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया अगर डीजल या क्रूड ऑयल इस तरीके की कोई चीज इंपोर्ट करता है, तो उस केस में उसके ऊपर एक टैरिफ लगेगा। तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी और इनका प्रयोग डिस्करेज होगा, तो ग्लोबल एमिशन कम होंगे। लेकिन ये सारे फ्यूल हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फिर दुनिया भर के देश के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन सरकारें लगाना नहीं चाहती। अब अगर देखें अभी तो 46 कंट्रीज दुनिया में प्राइस कार्बन प्राइसिंग के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करती हैं, अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये जो 46 कंट्रीज हैं, दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और ये ऑन एन एवरेज प्रति टन ऑफ कार्बन पे $6 का पेनल्टी लगाती हैं। 1 टन कार्बन एमिशन जितनी तबाही मचाता है, उस तबाही का एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है ये $6। तो $6 इज नॉट सस्टेनेबल इनफ टू डिस्करेज द पॉल्यूटर्स फ्रॉम पॉल्यूटिंग। अगर आपको पॉल्यूटर्स को पॉल्यूट करने से डिस्करेज करना है, उनके ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, तो आपको उनके ऊपर थोड़ी स्ट्रॉन्ग पेनल्टी लगानी पड़ेगी। तो ये स्ट्रॉन्ग पेनल्टी कितनी होनी चाहिए? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $75 पर टन फिगर दिया है यूएस के लिए, $50 पर टन फिगर दिया है चाइना के लिए और $25 पर टन फिगर दिया है इंडिया के लिए। तो इन 3 कंट्रीज में यहां की सरकारें कम से कम 1 टन एमिशन का इतना पैसा तो इंपोज करें, तब जाके आप 2030 तक
23% रिडक्शन अचीव कर पाएंगे ग्लोबल एमिशंस में। ठीक है, फिर ओवरऑल एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि इस प्रकार का कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके इकोनॉमी वाइड बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले तो सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार उससे अफॉरेस्टेशन कर सकती है और इकोलॉजिकल सस्टेनेबल मेजर्स ले सकती है। दूसरा, अगर आप देखो तो जितना नुकसान होता है इन पर्टिकुलर एमिशन से, वो नुकसान भी तो यहां पे कम होगा। तो लॉन्ग टर्म में इसके फायदा ज्यादा है, बट हमको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिखते हैं और उसके चलते हम एमिशन करते रहते हैं। कार्बन प्राइसिंग से जो पैसा आएगा उससे सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। पर्सपेक्टिव और प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ यहां पे बताया जा रहा है। फिर ये जो 3 तरीके हैं प्राइसिंग के, इसमें इंडिया एक कार्बन टैक्स को लगा सकता है। कार्बन टैक्स को लगाना फॉसिल फ्यूल को डिस्करेज करने के लिए ये इंडिया यहां पे इंपोज कर सकता है। देखिए ओवरऑल हमने कुछ टैक्सेस लगा भी रखे हैं इस समय पे। अगर आप देखो तो पेट्रोल डीजल के दाम इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम इंडिया के अंदर ज्यादा किए गए हैं वो सीधे सीधे एमिशंस को टारगेट नहीं करते हैं। सरकार ने अपना जीएसटी लगा रखा है, अपनी एक्साइज ड्यूटीज लगा रखी हैं, राज्य की सरकारों ने लगा रखी हैं, लेकिन ओवरऑल इन ड्यूटीज का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एमिशंस कम हो। अगर आप ड्यूटीज लगा रहे हो, अगर आप टैक्स लगा रहे हो क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप कुछ इस प्रकार से लगाओ ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको यह पता चले कि अगर वो सस्टेनेबल तरीके से एमिशन करते हैं या ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा जाते हैं तो उनका खर्चा कम होगा। अभी तो बस ओवरऑल वैल्यू पे टैक्स लगा दिया गया है। तो यहां पे लोगों को भी पता है कि पेट्रोल के दाम इसलिए महंगे नहीं है कि सरकार यहां पे एमिशंस कम करना चाह रही है। जिस दिन एक्चुअली में लोगों को लगेगा कि सरकार एमिशंस कम करने के लिए दाम बढ़ा रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, तब लोग थोड़ा कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर अगर आप देखो तो CO2 के एमिशंस के ऊपर अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार का टैक्स रेट है। जैसे जापान में ओवरऑल अगर आप देखो तो 1 टन के ऊपर $2.65 का टैक्स रेट लगाया गया, लेकिन डेनमार्क में वही चीज $165 है। तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्रकार से चीजों को इंप्लीमेंट करती हैं। IMF के हिसाब से इंडिया कम से कम $25 1 टन पे तो लगा के आगे बढ़ ही सकता है, लेकिन इंडिया की इंडस्ट्रीज अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो सकती हैं। ओवरऑल अगर वो कार्बन एमिशंस के ऊपर $25 अ टन बढ़ेंगी तो हो सकता है धंधा, प्रोडक्शन, इन सब में उनको नुकसान होने लगे तो उनका एक्सपोर्ट अफेक्ट हो। बहुत सारी चीजें यहां पे हो सकती हैं। तो हाई क्वालिटी इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जा सकता है, बट ये कार्बन क्रेडिट वाला ट्रेड थोड़ा लंबे समय से चल रहा है। अब हमको एक और होलिस्टिक, एक और कंक्रीट अप्रोच की जरूरत है, और वो कंक्रीट अप्रोच यहां पे क्या बताई जा रही है कि जितना टन एमिशन हो रहा है उतने टन पे प्रति टन आप कम से कम कुछ कॉस्ट फिक्स करिए, जो कि इंडिया के लिए IMF ने बताई है $25 प्रति टन, चाइना के लिए $50 प्रति टन, यूएस के लिए $75 प्रति टन। ठीक है, ये सब बातें यहां पे बोली जा रही हैं। अब भाई कंट्रीज ऐसा करेंगी इस बात के चांसेस देखिए कम है। बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इंडिया की सरकार या चाइना की सरकार प्रति टन एमिशंस पे यहाँ पे कुछ कार्बन कॉस्ट इंपोज करे, कार्बन प्राइसिंग इंपोज करें, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग पे इफेक्ट डालेगा। नेक्स्ट, व्हाई इंडिया शुड कट डाउन ऑन इट्स सॉल्ट इनटेक। देखिए सॉल्ट को खाना हमें नॉर्मल लगता है, अरे नमक कम पड़ा, मम्मा थोड़ा नमक डाल देना। तो इस तरीके से हम लोग नमक के इंटेक को अक्सर कर बढ़ा लेते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर कर हमारी मम्मी जब खाना बनाती हैं तो उसमें नमक हल्का सा कम होता है तो हम कहते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दीजिए, अलग से हम लोग नमक ले लेते हैं। और वो जो अलग से हम लोग रॉ नमक लेते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो नमक हमारे खाने में पड़ता है वो काफी पक चुका होता है, लेकिन ओवरऑल जो रॉ नमक हम लोग अलग से खाने में मिला लेते हैं दैट इज एक्चुअली डेंजरस। अगर आप सोडियम का इंटेक एक्सेसिव करेंगे तो हाइपरटेंशन, डिजीज, हार्ट की, स्ट्रोक, इस प्रकार के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी डाइटरी चॉइसेस के ऊपर अर्जेंट अटेंशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया का जो सोडियम कंजम्पशन है ना वो फिजियोलॉजिकल नीड के दुगना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड की है डेली इंटेक लेस देन 5 ग्राम्स की सॉल्ट की एडल्ट्स के लिए, और ऐसा बताया जाता है कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन दिन में 11 ग्राम सोडियम सॉल्ट कंज्यूम कर जाता है। अभी WHO ने पब्लिश की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन, जो कि लाइट शेड करता है ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इट्स 194 मेंबर स्टेट्स टुवर्ड्स रिड्यूसिंग पॉपुलेशन सोडियम इंटेक बाय 30% बाय 2025। तो WHO ने ग्लोबल रिपोर्ट ऑन सोडियम इंटेक रिडक्शन में यह बोला है कि कैसे 194 मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO 2025 तक सोडियम के इंटेक को 30% तक कम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल वो टारगेट शायद पूरा नहीं कर पाएंगी कंट्रीज, इसलिए 2025 की डेडलाइन को हो सकता है 2030 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। अब WHO
यहां पे स्कोर मेंटेन करता है कि जो भी उसकी गाइडलाइंस है विद रिस्पेक्ट टू सोडियम स्कोर, सॉल्ट इंटेक, अलग अलग कंट्रीज कितना फॉलो कर रही हैं। तो रैंक किया जाता है फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 4। 1 मतलब सबसे कम इंप्लीमेंट की रही है, 4 मतलब सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट हो रही है। इंडिया की रैंकिंग है 2, तो इंडिया की रैंकिंग 2 है, मतलब ओवरऑल हम कुछ वॉलंटरी पॉलिसी के बेसिस पे WHO के जो एजेंडा है सॉल्ट के इंटेक को कम करने का, सोडियम के इंटेक को कम करने का, वो हम थोड़ा बहुत तो देखो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑथर यहां पे साफ साफ बोल रहा है कि सोडियम इंटेक इंडिया को कम करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोडियम इंटेक कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आप प्रतिदिन 1 ग्राम सोडियम के इंटेक को कम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो बढ़ा हुआ है तो वो यहां पे कम होगा, और 1 ग्राम प्रतिदिन सोडियम के इंटेक को कम करने से आपके स्ट्रोक इंसिडेंस के चांसेस 22% कम हो जाएंगे और माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इंसिडेंस के चांसेस 16% कम हो जाएंगे। दोनों हार्ट रिलेटेड डिजीज है और ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल अप्रोच है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। एलिवेटेड बीपी, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण होता है और दुनिया भर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इस समय पे सबसे बड़ी किलर है। 2001 में एलिवेटेड बीपी की वजह से 54% स्ट्रोक्स और 47% कोरोनरी हार्ट डिजीजेस फैले थे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को 2011 से 2025 के बीच में $3.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा है। ये लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की जीडीपी का 2% है, ये $3.7 ट्रिलियन। इनफैक्ट 2012 से लेके 2030 के बीच में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से इंडिया को $2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान होगा, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक्सेसिव सोडियम और सॉल्ट इंटेक के चलते हमारी तबियत खराब होगी, हमारे ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आएंगी, हमें कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और हाइपोटेंशन ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए 4 वजहों से। ये वजह यहां पे बताई गई। पहला, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया WHO और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी के हिसाब से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैव एमर्ज्ड एज द प्राइम कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, मतलब सबसे प्राइम कॉज मॉर्टेलिटी का, मॉर्बिडिटी का इंडिया के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। पिछले 25 सालों में एज एडजस्टेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की मॉर्टेलिटी 31% से बढ़ी है। क्या होता है ये एज एडजस्टेड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज? मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में बताया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हाइपरटेंशन मतलब कि ओवरऑल हाई ब्लड प्रेशर, ये लीडिंग फैक्टर है इस प्रकार की डिजीज का, क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। दूसरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से जो हाइपरटेंशन है वो 15 साल से ज्यादा के मेल्स में ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू वुमेन। तो 15 साल से ज्यादा के जो वुमेन है उससे ज्यादा 15 साल से ज्यादा के जो मेल है उसमें आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस दिखेंगे। हाइपरटेंशन साउदर्न स्टेट्स में ज्यादा है, पर्टिकुलरली केरला, पंजाब और उत्तराखंड में भी नॉर्थ में हाई इंसिडेंस रेट्स देखने को मिलते हैं हाइपरटेंशन के। तीसरा, प्री हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन। प्री हाइपरटेंसिव मतलब अभी ऑफिशियली आपको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है बट आप बिल्कुल कगार पे खड़े हुए हो, जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल्स ऑफ 120 to 139 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ऑफ 80 to 89। वैसे नॉर्मल क्या होता है? 80-120। तो अगर वो 120 वाला बढ़ के 139 हो रखा है और ये 80 वाला बढ़ के 89 हो रखा है तो कहीं ना कहीं यू आर एट एक्सेसिव रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। नेशनल लेवल पे इंडिया में 38.5% वुमेन प्री हाइपरटेंसिव है, 49.2% मेन प्री हाइपरटेंसिव है और प्री हाइपरटेंसिव का रेट नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा है। तो ये एक ऐसा समय होता है जब आपका बीपी 89 और 139 के रेंज में कि आप अपनी प्रॉब्लम को सुधार भी सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। ठीक है, अगर इस समय पे आप अपनी डाइटरी हैबिट्स बदल गए, अपनी जो दिनचर्या आपने बदल ली, तो आप अपनी इस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाओगे, इससे निजात पा जाओगे। लेकिन अगर आपने नहीं बदली तो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। 2020 रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ ये दिखाती है कि सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज अकाउंट फॉर 32.1% ऑफ डॉक्यूमेंटेड डेथ। जितनी भी डॉक्यूमेंटेड डेथ रिपोर्ट होती हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो डिजीज हैं 32% रिस्पॉन्सिबल है लोगों की मौत के लिए। तो अब सोडियम कंजम्पशन से नुकसान कितना है ये हमने बहुत डिटेल में देखा। भारत सरकार ने बहुत से वॉलंटरी प्रोग्राम चलाए हैं ताकि इंडियंस अपने सोडियम कंजम्पशन को कम करें, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट किया है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जो कि नेशन के फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करता है, सिक्योर, हेल्दी और सस्टेनेबल न्यूट्रिशन लेके आता है सबके लिए।
फसाई ने लॉन्च किया एक सोशल मीडिया कैंपेन, आज से थोड़ा कम, मतलब आप अपनी सोडियम इंटेक को प्रतिदिन के लेवल पे थोड़ा कम करिए। जो एवरेज डेली कंजम्पशन है अप्रोक्सीमेटली 11 ग्राम का, इसको कम करिए। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है सॉल्ट कंजम्पशन को कम करने के लिए, क्योंकि अभी के मेजर्स थोड़े कमजोर पड़ गए। एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए जहां पे कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट सबको एंगेज किया जाए। कोलैबोरेशन होना चाहिए राज्य की सरकारों का, केंद्र की सरकारों का हाइपरटेंशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही है। ठीक है, काफी अच्छा आर्टिकल था दोस्तों। कुछ दिन पहले तो मेरा ब्लड प्रेशर भी 89/39 पहुंचा था, तो देख के तो मैं तो हिल ही गया। तो आप लोग भी ध्यान रखें, मैं भी ध्यान रखने की कोशिश करता हूं। चलिए आगे चलते हैं। लाइफ एट स्टेक, द स्काउज ऑफ मर्डर्स वेयर कैटल ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैव बीन अटैक। देखिए इंडिया के अंदर, अब इस आर्टिकल को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल आर्टिकल है। राजस्थान में पहलू खान को ओवरऑल मार दिया गया था क्योंकि कैटल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। दादरी में अखलाक अहमद को। तो रिसेंटली ओवरऑल जो कैटल ट्रांसपोर्टर्स आपने अक्सर कर देखा होगा कि गाड़ियों में कैटल को, गाय भैंसों को, बकरियों को भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहां पे डाउट आ जाता है लोगों को कि गाय को काटने के लिए लेके जा रहे हैं, अटैक कर लिया जाता है, इसमें मॉब लिंचिंग होती है। तो ये यहां पे गलत है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि अभी की जो बीजेपी रूल स्टेट्स है वहां पे ज्यादा हो रहा है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया। खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि ओवरऑल कैटल के एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में यहां पे क्या कोई प्रॉपर गाइडलाइन है? तो आर्टिकल 48 है और आर्टिकल 51A, उसमें मिल्च और ड्रॉट कैटल को सेफगार्ड करने के कुछ प्रोविजंस तो दे रखे हैं। और उस प्रोविजन के आधार पर जो 2005 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसने एक एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दिया है इन डीपीएसपीस को 48 से 51A को, और बोला है कि कैटल स्लॉटर ना ही किया जाए। देखिए इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1958 में। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है भाई, जो यूजफुल कैटल है, जो कि आप एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री में इंगेज करते हो, आप उसको एग्जीक्यूट मत करो। लेकिन 2005 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, तो उसके चलते कैटल के एग्जीक्यूशन को लेके काफी प्रॉब्लम हो गई यहां पे। समझ गया बात को? तो ये बोला जा रहा है कि दलित, मुस्लिम्स और ट्राइबल्स की ट्री हेडेड्स की वजह से यहाँ पे लोग उनको परेशान करते हैं, काउ विजिलेंटिज्म होता है, ये यहाँ पे गलत है। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली जा रही। देखिए गुजरात हाईकोर्ट का भी जजमेंट है अभी कुछ महीनों पहले का, और उस गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट को सिंगल जज बेंच ने दिया था, और जो जज थे वो मुस्लिम थे, और ओवरऑल एक इंडिविजुअल के ऊपर, वो भी मुस्लिम था, उसके ऊपर चार्ज लगा था कि वो भाई कैटल ट्रांसपोर्ट कर रहा था, कैटल को मारने का प्लान कर रहा था, तो उसको बेल रिजेक्ट कर दी गई और बोला गया कि काऊ एक होली एनिमल है हिंदू धर्म के लोग के लिए। तो ओवरऑल हिंदू धर्म को यह बात पता चलनी चाहिए कि हाँ भाई काऊ को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, एटलीस्ट उसको काट के खाया तो नहीं जा रहा है। तो ऑथर यहां पे बोल रहा है कि भाई देखिए, जुडिशियल जो आप कह लो वर्डिक्ट है एनिमल स्लॉटर को लेके, इसको यहां पे रिफॉर्म करने की जरूरत है। अभी के लिए जो 2005 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अप्रोच दे रहा है और एनिमल स्लॉटर को ब्लॉक कर रहा है। इस तरीके की बात यहां पे बोली जा रही है। अब आपका क्या व्यू पॉइंट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा सेंसिटिव है तो मैं बहुत ज्यादा अपने व्यू पॉइंट नहीं दे रहा। नेक्स्ट, सना मरीन, फिनलैंड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियंस। कुछ दिन पहले ही इन्होंने अनाउंस किया था कि भाई ये अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ रही हैं। ठीक है, इनकी काफी तारीफ की गई। कोविड-19 पैंडेमिक को फिनलैंड में इन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज किया। रशिया की यूक्रेन इन्वेजन के समय पे इन्होंने कुछ स्ट्रांग डिसीजंस लिए। इनकी पर्सनल अप्रूवल रेटिंग पूरे आप कह लो फिनलैंड के अंदर 64% है और 69% है वुमेन के अंदर। ठीक है, सेंटर लेफ्ट ग्रीन कोलिशन को लीड कर रही थी, लेकिन इनका कोलिशन इस बार इलेक्शन हार गया है। ओके, जो फाइनल रिजल्ट्स आए हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी है कंजर्वेटिव नेशनल कोलिशन, 20.8% वेट शेयर है उसका। सना मरीन की जो पार्टी थी सोशल डेमोक्रेट, वो तीसरे नंबर पे 19.9% वोट्स, और दूसरे नंबर पे फिन पार्टी 20.1% वोट। और फिनलैंड के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एक्सपेक्टेड ये था कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी सना मरीन की 40 से 43 सीट से पहुंच जाएगी, लेकिन इनकी सीटें यहां थोड़ी कम हो गई। क्यों? चूंकि इनके जो अलायंस पार्टनर्स थे, लेफ्ट अलायंस, ग्रीन लीग, ये ज्यादा वोट यहां पे जीत नहीं पाए। और जो नेशनल कोलिशन, जो सबसे बड़ी पार्टी यहां पे निकल के आई है 20.8% वोट के साथ, उसके लीडर है पेटेरी आर्पो। पेटेरी आर्पो को यहां पे इनवाइट किया जाएगा सरकार बनाने के लिए। अब पेटेरी आर्पो के नेशनल कोलिशन को 200 मेंबर पार्लियामेंट में 48 सीटें मिलेंगी जिस हिसाब से इनको वोट मिले, तो लेकिन इनको चाहिए 101 सरकार बनाने के लिए। तो अभी भी कोलिशन पॉलिटिक्स का दबदबा रहेगा फिनलैंड के अंदर। जब 2019 में सना मरीन प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो एक 5 वुमेन लेड पार्टी के कोलिशन को लीड कर रही थी और यूरोप की वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर्स थी टू बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। उससे पहले एंटी रीने थी, वो फॉर्मर ट्रेड यूनियनिस्ट थी।
तो बेसिकली शुरू में सबको लगा कि सना मरीन इस प्रेशर को नहीं संभाल पाएंगे, कॉलिशन को टुगेदर नहीं रख पाएंगे, पैंडेमिक यूक्रेन इंक्लूजन को नहीं देख पाएंगे, लेकिन उन्होंने सब कुछ बहुत सही तरीके से देखा। इनफैक्ट सना मरीन ने इस बात का बेस सेटअप किया कि भाई रशिया का जो 2022 का ये इन्वेजन है यूक्रेन का, वो याद दिलाता है विंटर वॉर की। विंटर वॉर हुआ था 1939 में, जब सोवियत यूनियन ने फिनलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। तो वो चीज कहीं दोबारा ना हो जाए, इसलिए बैक एंड चैनल से सना मरीन ने यहां पे एक इनिशिएटिव शुरू किया कि ओवरऑल फिनलैंड को नाटो का मेंबर बनाया जाएगा, और फाइनली फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है। तो नो डाउट सना मरीन ने यहां पे बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं, उसके बावजूद वो हार गई, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर की इकोनॉमिक कॉस्ट फिनलैंड के लोगों ने झेली है। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई से फिनलैंड के लोग परेशान हैं, और वो एक अल्टरनेटिव खंगाल रहे हैं, और अल्टरनेटिव नेशनल कॉलिशन के फॉर्म में मिला है। नेशनल कॉलिशन के पेटेरो और पो सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, ये तो देखो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वो किसके साथ कॉलिशन बनाएंगे, सोशल डेमोक्रेट्स के साथ बनाएंगे या पॉपुलिस्ट के साथ बनाएंगे, किस प्रकार से डिफेंस और इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखेंगे, ओनली टाइम विल टेल। तो एडिटोरियल मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिए हैं। करंट अफेयर्स जल्दी ही आपके लिए विनी सर लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करें।